द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचसीएस मेंस एग्जाम 2024 हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे प्रश्न पत्र और उसका सलूशन भी देखेंगे। ये प्रश्न पत्र आज ही संपन्न हुआ 30 मार्च 2024 सेकंड सिटिंग में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा था ये प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना था। पोइट्री इज़ द हेल्थ एंड द फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, ये पैराग्राफ दिया गया है, इसका आपको अनुवाद करना है। 10 अंक इसके लिए निर्धारित है। इसका अनुवाद आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। टाइम टेकिंग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, गंदी बस्ती की सफाई करने और सुविधाओं की मांग करते हुए विकास प्राधिकरण को एक पत्र लिखना है या फिर जीवन बीमा की रकम के भुगतान के लिए जीवन बीमा निगम को एक पत्र लिखना है। बहुत ही आसान पूछा गया है ये पत्र। 10 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 10 अंक का है। 1/3 शब्दों में आपको इसका सार लिखना है। प्रेसिस राइटिंग है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आज बहुत जोर है। कलाकार हो, साहित्यकार हो, दूरसंचार माध्यम हो, पत्रकार हो, सभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राग अलापते हैं। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यह पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल हिंदी में व्याख्या करनी है। अच्छे साहित्य में जाति, भाषा, प्रांतीयता को तोड़ने की क्षमता होती है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। अथवा में दूसरा पैराग्राफ दे रखा है, समाज का अस्तित्व संस्कृति और राष्ट्र की अवधारणा के बिना असंभव है। यहाँ पे आपको संदर्भ, प्रसंग इत्यादि कुछ नहीं लिखना है, केवल आपको व्याख्या करनी है पैराग्राफ को समझ करके। तो दोनों ही आसान पूछे गए हैं। इसके बाद अगला है, सरल हिंदी में व्याख्या करनी है। यहाँ पर कबीर के दोहे दिए गए हैं। इसमें पहला दिया है, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना ही, जब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। यहाँ पर मैं का आशय अहंकार से है। ठीक है। कबीर जी कहते हैं कि जब तक आपा रहता है तब तक प्रभु से परिचय नहीं हो पाता, परमात्मा से परिचय नहीं हो पाता। जैसे ही अहंकार या आपा मिटता है तो प्रभु से मिलन हो पाता है। प्रेम की यही विलक्षणता है, यद्यपि यह प्रारंभ में होता है। ठीक है। द्वैत बना रहता है, इसमें परिपूर्णता नहीं होती। जैसे ही अहंकार या आपा मिटता है तब आत्मा का जीवात्मा से मिलन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है, तू करता तू भया तुझ में रही न तू, वाली फेरी बली गई जित देखूं तित तू। ये भी बहुत ही प्यारा दोहा है कबीर जी का। यहाँ पे कबीर कहते हैं, प्रभु तुझे याद करते करते मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ, तेरे जैसा ही हो गया हूँ। ठीक है। अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते, नाम जपते जपते प्रभु जैसा ही हो गया हूँ। मुझ में मेरापन नहीं रहा है, अर्थात मेरा जो अहंकार है, जो अहम भाव है, वो समाप्त हो गया है। मैं पूर्ण रूप से तेरे ऊपर न्यौछावर हो जाता हूँ। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। दूसरी पंक्ति जो है, वाली फेरी बली गई जित देखा तित तू, अर्थात वाली फेरी अर्थात संसार में चक्कर काटते रहना, आवागमन बली गई यानी कि नष्ट हो गया है। मेरा पृथक भाव जाता रहा है, संसार में आवागमन जो था वो भी अब समाप्त हो गया। अब जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। इसके बाद अगला है, अथवा में आप इसका भी लिख सकते थे, दुख की पिछली रजनी बीज विक सकता, सुख का नवल प्रभात। ये कामायनी से पंक्तियाँ ली गई हैं। जिनका हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय है वे जानते होंगे। कामायनी से ये पंक्तियाँ हैं, श्रद्धा सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं और आसान ही है। ठीक है। यहाँ पे कवि कहता है कि दुख की जो रात है उसमें ही सुख का नया सवेरा जन्म लेता है। यह एक झीना पर्दा है जिसने दुख रूपी नीचे निशान के पीछे सुख रूपी शरीर छिपा रहता है, जिसे मनुष्य अभिशाप समझता है। वही संसार की ज्वाला रूपी जीवन का मूल होता है। ईश्वर में इस रहस्य रूपी वरदान को, ईश्वर का जो ये रहस्य रूपी वरदान है, इसे स्मरण रखना चाहिए। दुख मनुष्य के विकास का सत्य है और यही ऐश्वर्य का दान है। यहाँ पर जो इसका मूल भाव है वो यहाँ पर प्रसाद जी ने दुखवाद के केंद्र में मृत्यु बोध या नश्वरता बोध को माना है। और इस नश्वरता बोध के 2 दृष्टिकोण विकसित होते हैं, एक होता है भोगवादी और दूसरा है वैराग्यवादी। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखने थे आपको। पहला है यहाँ पर अल्प। ठीक है। अल्प का मतलब थोड़ा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप बहु लिख देंगे, बहु। ठीक है। या आप प्रचुर भी लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है, प्रचुर। इसके बाद दूसरा है खास। ठीक है। तो खास का आप साधारण लिख सकते हैं। ठीक है।
इसके बाद अगला है पूर्ण, तो बहुत ही आसान था, इसके आगे आ लगा दीजिए, अपूर्ण हो जाएगा। और इसके बाद अगला था नेकी, तो नेकी का बदी हो जाता है, ठीक है। और स्वाभाविक में आ लगा देंगे इसके आगे, तो आ स्वाभाविक हो जाएगा, ठीक है। विलोम शब्द सभी आसान पूछे गए हैं। इसके बाद अगला है वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था, तो कुछ यहाँ पे जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं वो रिपीट हुए हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे लिखा है याज्ञवल्क्य, तो पहले भी आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। याज्ञवल्क्य होता है जिसमें आधा ला और आधा का होगा, ठीक है। इस तरह से ये शुद्ध हो जाएगा। आशीर्वाद में मात्रा जो है जिस शब्द पे बोली जाती है ठीक उसके आगे वाले वर्ण पर मात्रा लगती है, ये मात्रा का नियम होता है। तो आशीर्वाद में आप वहाँ पे मात्रा लगा देंगे, ठीक है। आशीर्वाद इस तरह से हो जाएगा। और आद्र में आप जानते हैं ऊपर तो रा लगा है, नीचे भी लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये शुद्ध हो जाता है। सशंकित जो शब्द है ये सशंकित नहीं होता है बल्कि शंकित होता है, ठीक है, शंकित। तो इसमें जो सा लगा हुआ है उसको हटा देंगे। इसके बाद अगला है संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर आपको संधि का नाम नहीं लिखना है, केवल संधि विच्छेद करना है और आसान ही पूछा गया है। पहला है अतीव, तो अति, ठीक है, प्लस ईव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ईव जो है वो ह्रस्व ही रहेगी, दीर्घ नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगला है भवन, तो भवन का भो प्लस अन हो जाता है, ठीक है, भो प्लस अन। जैसे पवन होता है, पवन का आप भो प्लस अन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से भो प्लस अन का भवन हो जाएगा, ठीक है। और यदि पावन लिखा हो तो वहाँ पे मात्रा डबल हो जाती है, पौ हो जाता है, पौ प्लस अन पावन, ठीक है। इसके बाद अगला है सदैव, तो सदैव में सदा प्लस एव हो जाएगा, ठीक है। और अगला है उन्नति, तो उन्नति में आप जानते हैं उत, नीचे उत प्लस नति हो जाएगा, ठीक है। कि इसके बाद अगला है मनोबल, तो मनोबल में मन है, ठीक है, ना के पीछे विसर्ग लगाएंगे, मन है प्लस बल हो जाता है, ठीक है। जैसे तपोबल होता है तप है प्लस बल, इसी तरह से मन है प्लस बल हो जाएगा। इसके बाद अगला है वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना था। अचानक होने वाला, तो ये जानते ही होंगे आप, अचानक होने वाला आकस्मिक, ठीक है, अकस्मात, आकस्मिक, ठीक है, ठीक है। इस जिसे टाला ना जा सके अटल लिख देंगे। इसके बाद है पहले कभी ना होने वाला, तो जो पहले कभी नहीं हुआ है उसे अपूर्व कह सकते हैं। और यदि पहले कोई घटना ना घटी हुई हो तो उसे अभूतपूर्व भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है पूरब और उत्तर दिशा का कोण, तो पूरब और उत्तर दिशा का जो कोण है इसे ईशान कोण कहा जाता है, ठीक है। 8 दिशाएं होती हैं, 4 तो आप जानते ही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके अलावा 4 दिशाएं और होती हैं, ठीक है, जिनमें ईशान है, व्यान है, ठीक है, वायव्य है और आग्नेय है, ठीक है, नैऋत्य। तो यहाँ पर पूरब और उत्तर दिशा का कोण उसको ईशान कहते हैं। इसके अलावा वायव्य कोण भी होता है, ठीक है, वायव्य, तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर और पश्चिम, ठीक है, उत्तर और पश्चिम दिशा का कोण उसे वायव्य कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिम और दक्षिण दिशा का जो कोण है उसे नैऋत्य कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व और दक्षिण का जो कोण है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला है जिसका भाग्य अनुकूल ना हो तो इसे हम अभागा कह सकते हैं, ठीक है। जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है या भाग्य उसके अनुकूल नहीं है तो उसे हम अभागा लिख सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर शब्द युग्म दे रखे हैं कंकाल और कंगाल। तो कंकाल आप जानते हैं अस्थि पंजर, ठीक है, अस्थि पंजर वाक्य में प्रयोग आप कर ही लेंगे। कंगाल का मतलब होता है निर्धन, ठीक है, निर्धन या दरिद्र, ठीक है, गरीब, अकिंचन। इसके बाद अगला है कुल, तो कुल का मतलब होता है सब, ठीक है। इसके अलावा आप कुल का अर्थ वंश भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगला है कूल, तो इस कूल का मतलब होता है किनारा, ठीक है। इसके बाद अगला है चित्त, ठीक है, तो पहला वाला जो चित्त है इसका अर्थ होता है मन, और दूसरा जो चित्त है इसका अर्थ होता है पीठ के बल, ठीक है, कुश्ती इत्यादि में आप जानते हैं पीठ के बल, ठीक है। इसके बाद अगला है पाश, तो पाश का अर्थ होता है बंधन, ठीक है। और दूसरा जो पास है इसका अर्थ होता है नज़दीक, ये आपको पता ही होगा।
नज़दीक, ठीक है, या 1/4 भाग हो उसे भी पास कहा जाता है, ठीक है। 2 अर्थ हैं इसके, नज़दीक और 1/4 भाग, उसे भी पास कहा जाता है। इसके बाद अगला है मुख, तो मुख का मुंह हो जाता है या चेहरा, और दूसरा है मुख्य जिसका मतलब होता है प्रधान, ठीक है, या प्रमुख, ठीक है। आप देख रहे हैं मुख्य परीक्षा आप दे रहे हैं तो प्रधान परीक्षा भी उसको कहते हैं, ठीक है, या मुख्य का मतलब खास भी होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहावतें या वाक्य प्रयोग मुहावरे देखते हैं। पहला है आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई स्पष्ट है, अर्थ समझ रहे होंगे, चारों ओर कठिनाई ही कठिनाई, ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा और वाक्य प्रयोग कर लेंगे। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का अर्थ है एक साथ 2 कार्य संपन्न करना, ठीक है। इसके बाद अगला है लोहा लेना, तो लोहा लेना का अर्थ होता है लड़ाई करना। इसके बाद अगला है हाथ मलना, हाथ मलना अर्थात कुछ भी प्राप्त ना हो पाना, ठीक है, कुछ भी प्राप्त ना होना। इसके बाद अगला है नाक में दम करना, तो नाक में दम करना का अर्थ होता है परेशान करना, ठीक है, परेशान करना। इसके बाद अगला है नीचे अवतरण एक दे रखा है, इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। हिंदी भाषा और साहित्य हमारा साध्य ही नहीं साधन भी है, तो हिंदी भाषा और साहित्य पर ये एक पैराग्राफ है, इसका उचित शीर्षक लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। हिंदी भाषा साध्य से अधिक साधन क्यों है, आसान है, सभी अभ्यर्थी इसको कर पाए होंगे। इसके बाद अगला है जो आखिरी प्रश्न है 10वां, यहाँ पर निबंध पूछे गए हैं। पहला है इसमें साहित्य में भावात्मक एकता, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट और नियंत्रण। लगभग 90% अभ्यर्थियों ने जो मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं जनसंख्या विस्फोट और नियंत्रण पर ही निबंध लिखना उचित समझा होगा, क्योंकि इस पर काफ़ी लिखा जा सकता है आसानी से। इसके बाद अगला है विश्व व्यापार में भारत की बढ़ती भागीदारी, ठीक है, और चौथा है लोकतंत्र में जनता की भूमिका, ठीक है, रोल ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। तो ये था HCS मेंस एग्ज़ाम 2024 हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे प्रश्न पत्र और उसका सलूशन। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। कल इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे है, इसके बाद सेकंड सिटिंग में ऑप्शनल पेपर है, वो भी आपको उपलब्ध कराएंगे और उसका सलूशन भी मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।